हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th में आपका जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा है उसमें आपको विंड स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में जानना है। तो हमने बहुत सारी चर्चाएं करी पिछले कुछ सेशन में। हमने ये जाना कि पतंग कैसे उड़ जाती है, पतंग आसमान में कैसे उड़ती है, हॉट एयर बैलून्स कैसे ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं, क्या रीजन होता है उसके पीछे। एक हमने एक्टिविटी भी करके देखी कि कागज की पट्टी को अगर मुंह में दबाएं और फूंक मारें तो वो किस तरफ की ओर गति करती है। और भी कुछ चीजों पे हमने चर्चा करी। तो अब डिजिटल बोर्ड की तरफ चलेंगे और आज हम चर्चा करेंगे थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, कल के सेशन में हम सभी ने चर्चा करी थी कि गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं और इसी के कारण वर्षा होती है। और आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में, जिसको आप तड़ित झंझा और चक्रवात कहते हैं। या थंडर स्टॉर्म को हम ये भी कह सकते हैं कि बिजली कड़कने की आवाज के साथ जो तूफान आता है उसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, तो दिखाई भी पड़ता है आंखों से कि बिजली गिर रही है या बिजली कड़क रही है, और उसके साथ जो तूफानी हवाएं चलती हैं उसको आप थंडर स्टॉर्म कह सकते हैं। और साइक्लोन तो एकदम ही डिफरेंट है। साइक्लोन का मतलब हवा बिल्कुल घुमावदार हवा होती है और बहुत उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, उसको आप साइक्लोन कह सकते हैं। तो थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अ थंडरस्टॉर्म इज अ हाई स्पीड विंड, यानी बहुत तेज गति की हवा जो होती है वो आपकी थंडरस्टॉर्म के टाइम पे चलती है। दैट इज अकम्पनीड बाय हैवी रेन, लाइटनिंग एंड थंडर। जो उसके साथ साथ बहुत तेज हैवी रेन होती है, बहुत तेज बारिश होती है, मतलब बहुत बारिश की जो स्पीड होती है, जो बारिश पड़ने की दर होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। और उस समय बिजली भी बहुत ज्यादा कड़कती है और बादल भी बहुत ज्यादा गरजते हैं। तो बिजली के कड़कने की और बादल के गरजने के साथ साथ बहुत तेज बारिश हो और हवा की भी स्पीड बहुत तेज हो, इस प्रकार की अगर परिस्थिति होती है तो उसको आप तड़ित झंझा कह सकते हैं या उसी को थंडरस्टॉर्म कहते हैं। तो थंडरस्टॉर्म जो है, तड़ित झंझा है बच्चों, ये भारत जैसे गर्म, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, ह्यूमिड और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर होते रहते हैं। और तड़ित झंझा का, थंडरस्टॉर्म का फीलिंग पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने भी किया होगा, इसका फीलिंग देहरादून में रहने वाले लोगों ने भी किया होगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ताप में वृद्धि होने के कारण जो ऊपर की ओर उठती हुई हवा है वो क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, प्रबल हो जाती है। और फिर पवन वायु में पहले से विद्यमान जो जल की बूंदें हैं उसको अपने साथ ऊपर ले जाती है और वहां तापमान कम होने के कारण क्या होती है, वो जम जाती है और फिर वापस नीचे गिरने लगती है। तो गिरती हुई जो जल की बूंदें हैं वो तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु के परस्पर क्रिया से क्या होती है, बिजली तड़ित होती है, मतलब बिजली कौंधती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। यदि झंझा के साथ तड़ित भी गिरे, तड़ित को क्या कहते हैं बच्चों, थंडर को हम क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। तो अगर बहुत तेज हवा के साथ बिजली भी गिरे तो उसे हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं या तड़ित झंझा कहते हैं, और इसी को हम तड़ित झंझावात भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि अगर आप खुले आसमान के नीचे हैं और इस तरीके की सिचुएशन हो, अगर बिजली कड़कने लगे तो कभी भी आपको किसी पेड़ के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए। और अगर आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, खुली जमीन पर ना लेटें, धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग ना करें, क्योंकि जो बिजली है बच्चों, बिजली जिस चीज से अट्रैक्ट होती है उस चीज को यूज नहीं करना चाहिए।
खिड़की के निकट ना बैठें, खुले गैरेज में, भंडारण शेड में, धात्विक चादरों की छत वाले शेड में, वो उचित स्थान नहीं होते हैं उस समय ठहरने के लिए। और कार और बस इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि वो मूविंग है। अगर आप जल में हैं तो बाहर निकल करके किसी इमारत में भी जा सकते हैं। हाउ आर थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म्ड? इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल एरियाज, जहां गर्म, इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल एरियाज क्या होते हैं? जहां पे वातावरण कैसा होता है? गर्म होता है। ह्यूमिड का मतलब आर्द्र होता है। ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधीय होता है। और इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास के एरियाज जो होते हैं, जहां पे टेम्परेचर ऑफ द एयर ओवर द लैंड इज वेरी हाई, जहां पे जमीन पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है? दिस कॉजेज द एयर टू मूव अपवर्ड। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवा ऊपर की ओर चलती है। अब जब हवा ऊपर की ओर चलती है तो वो फोर्सफुली अपने साथ वाटर वेपर जो वायु में प्रेजेंट है उनको भी हायर एल्टीट्यूड पर लेके चली जाती है। ठीक है, तो पहले एक एक पॉइंट को देखेंगे कि ऐसी जगह जहां हॉट होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ह्यूमिड होगा यानी कि आर्द्र होगा, ऐसी जगह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो सकते हैं, आपके भूमध्य रेखा के आसपास की जगहें हो सकती हैं। वहां पे हवा क्या होती है? ऊपर की ओर जाती है और फोर्सफुली अपने साथ वो जो वायु में प्रेजेंट वाटर वेपर्स हैं, जल वाष्प है, उनको भी अपने साथ हायर एल्टीट्यूड पे लेकर के जाती है। और जब हायर एल्टीट्यूड पे लेके गई तो एट हाई एल्टीट्यूड्स, ऊपरी इलाके में जहां पे हाइट बहुत ज्यादा है, वहां पे वाटर वेपर्स क्या होती हैं? लो टेम्परेचर होने की वजह से वहां पे वो वाटर वेपर्स जम जाती हैं फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स और हेल विच फॉल्स ऑन द अर्थ। और उसके बाद फिर क्या होती है? जब वहां पे वो जम जाती है तो वापस से वो पृथ्वी पर गिरने लगती है। दिस सडन राइज एंड फॉल ऑफ हॉट एयर एंड कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स कॉजेज lightning and thunder and results in what is commonly called as a thunderstorm। और यही है जिसको आप कॉमनली तड़ित झंझा, गरज बरस के साथ, मतलब गरजने के साथ साथ बिजली का कड़कना और बारिश का होना, इस स्थिति को आप थंडरस्टॉर्म कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? तड़ित झंझावात भी कहते हैं। तो किस कारण से होती है वो? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगहों पर क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगहों पर जहां जो आर्द्र भी हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की हम ज्यादातर बात कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है कि वहां की वायु जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है और फोर्सफुली अपने साथ साथ वो जल वाष्प को भी, जो कि वातावरण में वहां के प्रेजेंट है, उसको भी लेकर के जाती है। क्योंकि जब ह्यूमिड है तो वहां पे जल वाष्प है वहां की वायु में, उसको ऊपर की तरफ लेके जाती है। हायर एल्टीट्यूड पे वो वाटर वेपर्स जो हैं वो जमने लग जाते हैं और फिर वो वाटर ड्रॉप्स की तरह वापस पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, जिनकी गति बहुत ही ज्यादा तेज होती है। और ये जो अचानक से होने वाला उतार और चढ़ाव है हॉट एयर और कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स का, तो हॉट एयर होती है, कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो उसके कारण क्या होती है? कड़कने के साथ साथ बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, यानी कि उन दोनों का टकराव आपस में होता है तो लाइटनिंग गिरती है और कड़क सी, मतलब बादल के गरजने की आवाज आती है और बिजली के कड़कने की आवाज आती है। एंड ये क्या होता है? इसी के कारण थंडरस्टॉर्म हो जाते हैं या तड़ित झंझावात हो जाते हैं। तो क्या आप सभी जानते हैं, डिड यू नो दैट ओवर 40,000 थंडरस्टॉर्म्स अकर थ्रू आउट द वर्ल्ड ईच डे? ये एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि इसके बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बच्चों भूगोल में जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। अब ये जो साइंस में हम पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा भूगोल भी है, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक चौंकाने वाला तथ्य है कि हर एक दिन कम से कम 40,000 थंडरस्टॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड ईच डे होते हैं। अब ये तो तड़ित झंझा की बात है कि तड़ित झंझा कैसे होते हैं, हाउ आर थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म्ड। फिर हम बात करते हैं बच्चों, ये जो तड़ित झंझा है ये चक्रवात का रूप कब ले लेता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट आर साइक्लोन्स? ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये आप सभी जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए किसकी जरूरत होती है?
जल को अगर वाष्प की अवस्था में परिवर्तित करना है तो जल को ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी कि उसको गर्म होना होगा, तभी जल जो है वो वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। या इसको कह सकते हैं कि अगर जल को भाप के रूप में परिवर्तित होना है तो उसको किस पे, अब इस एक्टिविटी को आप घर पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए पानी को अगर किसी बर्तन में करके गैस पे चढ़ाया जाएगा तभी वो भाप के रूप में तब्दील होगा, या बहुत तेज धूप है तो भी पानी धीरे धीरे भाप के रूप में तब्दील हो जाता है। तो उसको क्या चीज के कारण वो भाप में तब्दील हो रहा है, यानी कि उसको मिल रही है ऊष्मा। तो जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए किसकी जरूरत होती है, टेम्परेचर की या ऊष्मा की जरूरत होती है, और फिर वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वो ऊष्मा वापस मिल जाती है। तो इसमें अगर आपने कभी कोई अनुभव किया हो, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एब्जॉर्ब्स हीट एंड चेंजेस टू वेपर, जो भी पानी है पृथ्वी पर मौजूद वो हीट को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो भाप में बदल जाता है, भाप में बदल के धीरे धीरे ऊपर को चला जाता है। क्योंकि जहां पे टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो हवा के साथ वो ऊपर चला जाता है। एज वाटर वेपर मूव्स अप हायर इन द एटमॉस्फेयर इट कैरीज दिस हीट अलोंग विद इट। तो अपने साथ साथ वो क्या करता है, उस ऊष्मा को भी ऊपर लेके जाता है। ठीक है, वो उस ऊष्मा को भी ऊपर लेके जाता है। द हायर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर आर कूलर, और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो वहां पे संघनन होता है, वाटर वेपर का वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पे जो है वाटर वेपर जो साथ में जाती है हवा के साथ, वही वाटर वेपर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि क्या होता है। जल को द्रव से जब वाष्प में परिवर्तित करना है तो उसमें उसके लिए ऊष्मा की यानी कि हीट की आवश्यकता होती है। तो जो अर्थ पे मौजूद पानी है वो सूर्य की रोशनी में क्या करता है, भाप में बदलता है, और वो अपने साथ साथ ऊष्मा को भी ऊपर लेके जाता है और जल वाष्प को भी लेकर के जाता है ऊपर। और जब हायर एल्टीट्यूड पे पहुंचता है वो पानी हवा के साथ, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऊंचाई पे टेम्परेचर कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो वहां पे उस वाष्प का संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, और उसके बाद जो वाटर वेपर है वो पानी की बूंदों में या वाटर ड्रॉप्स में बदल जाती हैं। तो बादल के बनने से पहले ही जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर के वाष्प में परिवर्तित होता है। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होता है तो वो ऊष्मा क्या होती है, वो ऊष्मा जो है वो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, रिलीज आउट हो जाती है। तो उससे आसपास की वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और इस प्रकार जो गर्म वायु है वो ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप जो तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग से अधिक वायु गति करने लगती है, और इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। इस तरीके की बहुत लंबी श्रृंखला बन जाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, साइक्लोन्स का धीरे धीरे निर्माण होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। पहले इस डायग्राम को देखेंगे कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पे ये सेंटर है साइक्लोन का, यानी कि चक्रवात की हम बात करें। व्हेन वेपर कूल्स डाउन, जब वाष्प जो है वो ठंडी होती है, कूल डाउन होती है, इट रिलीजेस द अब्सॉर्ब्ड हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। जो वाष्प बनते समय जो अपनी ऊष्मा को ऊपर साथ में लेकर के गया था, जब वाटर वेपर जो है वो कूल डाउन हो जाती है और बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है, तो वहां पे जो उसके साथ हीट गई थी उस हीट का क्या होता है, वो हीट रिलीज आउट होती है। जब वो हीट वातावरण में रिलीज आउट होती है इनटू द एटमॉस्फेयर, द हीट दस रिलीज्ड वार्म्स अप द एयर। अब हीट है तो वो क्या करती है, ठंडे स्थान पे है, लेकिन जब वहां पे हीट रिलीज होती है तो वहां आसपास के वातावरण में जो उपस्थित वायु है उसको क्या करती है, वो गर्म कर देती है, विच वंस अगेन कॉजेज इट टू राइज अप। अब जब वो फिर से गर्म कर देती है आसपास के हवा को, तो हवा गर्म होने पर क्या होती है, ऊपर के ओर उठती है। तो अब लो प्रेशर एरिया इज दस फॉर्म्ड एंड द एयर फ्रॉम द अराउंड सराउंडिंग एरियाज रशेज इन। तो क्या होती है, थोड़ा वहां की हवा ऊपर को उठती है और ठंडी जगह में ही ये हो रहा है,
हवा ऊपर को उठ रही है और उसकी जो आसपास की दूर, थोड़ा दूर जाने के बाद जो आसपास की ठंडी हवा है वो उस ऊपर उठती हुई हवा को रिप्लेस करती है। तो क्या होती है, उसी जगह पे वापस से हवा आती है। तो इस तरह से क्या होता है, अ लो प्रेशर एरिया इज दस फॉर्म्ड, एक कम दाब वाला एरिया वहां पे बन जाता है, क्योंकि जहां पे क्या होता है टेम्परेचर हाई होता है वहां पे लो प्रेशर होता है, आप सबको पता है। तो जो हीट साथ साथ एब्जॉर्ब हुई, हीट गई वहां पे, वहां से कम दाब वाला एरिया बना, और उस कम दाब वाले एरिया को फिल करने के लिए द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज इन, उसी के अंदर घुसने की कोशिश करती है। दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली। अब ये जो इवेंट मैं एक बार का बता रही हूँ, ये लगातार होता है, इसकी एक बहुत लंबी श्रृंखला बन जाती है। और जब ये श्रृंखला बनती है, thus this cycle is the result of the formation of very low pressure system with high wind speed revolving around it. This weather phenomenon is known as a cyclone. तो ये जो लगातार होता है, मतलब क्या होता है कि नीचे से जल वाष्प के साथ ऊष्मा भी ऊपर को जाती है। जल वाष्प ठंडी जगह में पहुंच करके वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, लेकिन उसके साथ गई ऊष्मा का क्या होता है कि जो संघनन के बाद जो वाष्प है वो तो बूंदों के रूप में बदल जाते हैं, लेकिन जो उसमें हीट मौजूद होती है वो हीट जब वहां पे रिलीज आउट होती है तो वहां पे आसपास क्या होता है, वहां के आसपास की वायु और ऊपर को उठने लगती है। जब और ऊपर को उठती है तो क्या होता है, वहां पे जो और दूसरी वायु है वो उस स्थान को फिल करने की कोशिश करती है, और ये प्रक्रिया लगातार होती है। तो जब ये प्रक्रिया बहुत तेजी से लगातार होती है तो उसके ही परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक तरीके का चक्रवात बन जाता है जिसे साइक्लोन कहते हैं। तो इसको एक बार फिर से समझेंगे कि जब बादल के बनने से पहले जल जो है वो वायुमंडल से ऊष्मा लेकर के वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो जल वाष्प है वो वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः फिर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है ना, यानी कि जो वाटर वेपर थी वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद वहां पे जब ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है तो जो अपने साथ वो हीट लेके जाती है, उस हीट का क्या होता है, वो हीट जो है वो वहीं पे रिलीज आउट होती है। तो जहां पे वो रिलीज आउट होती है वहां के आसपास की वायु को क्या कर देती है, वो गर्म कर देती है। और आपने हॉट एयर बैलून्स वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए ये समझा था कि जब भी वायु गर्म होती है तो वायु में क्या होता है, प्रसार होता है और वो ऊपर की ओर उठती है। इसी तरह से मैंने आपको हवा में उड़ने वाली दीपक के बारे में, जो दीपावली में मार्केट में आते हैं उनके बारे में बताया था कि उसको जलाने से वो ऊपर की तरफ उड़ता है, या हॉट एयर बैलून के मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया था, उसके बारे में समझाया था कि कैसे हॉट एयर बैलून में बैलून के अंदर की हवा को गर्म करता है तो वो ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करता है, और उसी तरह से आप समझने की कोशिश करें कि जो निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा है उससे आसपास की वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है, और इस प्रकार जो गर्म वायु है वो ऊपर की ओर उठती है। तो जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो क्या होता है, वहां का एयर प्रेशर कम होता है। जब वहां गर्मी ज्यादा होती है एयर प्रेशर वहां पे कम होता है। तो एयर प्रेशर जैसे ही कम होता है तो जो भी ये थंडर स्टॉर्म वाला केंद्र था जो यहाँ पे बन रहा है, ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो केंद्र है तड़ित झंझा वाला, इस केंद्र की हम बात करें, ये जो एरिया है तड़ित झंझा वाला यहाँ पे, तो इस तरीके से देख रहे हैं ये हवा ऊपर की ओर जा रही है। तो जब हवा ऊपर की ओर रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे की जगह खाली हो रही है। अब इसको भरने के लिए और दूसरी हवा तेजी से एंट्री करती है, ठीक है। तो गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि उसके सेंटर की तरफ, उसके केंद्र की तरफ बहुत हाई स्पीड की वायु क्या होती है, गति करने लगती है। मतलब उसकी विंड स्पीड बहुत तेज होती है, और वो जितना ही तेजी से ऊपर जाती है हवा, उतनी ही तेजी से वो अंदर की तरफ एंट्री भी करती है उस जगह को फिल करने के लिए। और इस साइकिल की बार बार पुनरावृत्ति होती है, लगातार कई बार होती है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली, और जब ये कंटिन्यूअसली इस तरीके के इवेंट्स रिपीट होते रहते हैं तब ये साइकिल
वेरी लो प्रेशर सिस्टम है वो हाई विंड स्पीड के साथ बिल्कुल घुमावदार आपस में इस तरीके से घूमने लगता है। यहाँ पे जहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम है और हाई विंड स्पीड है, तो इस तरह से घुमावदार जब तूफान तैयार होता है तो इस प्रक्रिया को चक्रवात कहते हैं। तो या इसके नाम में ही जब चक्र लिखा हुआ है कि मतलब घुमावदार बहुत तेज स्पीड की हवा अगर घुमावदार तरीके से लगातार बनने लगे, नीचे से ऊपर की ओर उठने लगे, तो उस प्रकार की तूफान को हम चक्रवात कहते हैं। और घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत जो है बच्चों बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? दिस वेदर फेनोमेनन इज नोन एज अ साइक्लोन, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। तो मतलब आपको ये समझ में आया कि जो चक्रवात है बच्चों वो जहां पे कम दाब हो जाता है तो वायु बहुत तेजी से ऊपर की ओर गति करती है और उसके बाद उस स्पेस को फिल करने के लिए फिर दूसरी वायु बहुत तेज गति से एंटर करती है और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस साइक्लिक तौर पे चलता रहता है। तो इसीलिए फिर आपका चक्रवात का निर्माण हो जाता है। द लो प्रेशर सेंटर ऑफ अ साइक्लोन, तो उस सेंटर को जहां पे लो प्रेशर सेंटर होता है उसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, यानी चक्रवात का केंद्र कहते हैं उसको। द लो प्रेशर सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। ये क्या है? लो प्रेशर सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। इट इज वेरी calm. द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म इज एक्चुअली फ्री फ्रॉम स्टॉर्म एंड रेन, यानी कि ये क्या बता रहा है कि जो उसका केंद्र होता है वहां पे स्टॉर्म और रेन नहीं होती है, उससे दूरी पर होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है आई ऑफ द साइक्लोन, तो यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही है, उसके इधर भी हो रही है बारिश और उसके इधर भी हो रही है। मतलब केंद्र जहां पे है उससे थोड़ी थोड़ी दूरी पे होती है बारिश और केंद्र में वो चक्रवात नहीं होता है। कुछ फैक्ट्स और हैं साइक्लोन्स के बारे में जिसके बारे में हम बात करेंगे। मोर अबाउट साइक्लोन्स, क्या क्या है? द हाइट ऑफ अ साइक्लोन वेरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। अब ये सोचो आपकी इसीलिए जो चक्रवात होते हैं उससे बहुत बड़ा विनाश होता है। चक्रवात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर तक हो सकती है, या आप अंदाजा लगा सकते हैं। द हाइट ऑफ अ साइक्लोन वेरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी को आप समझ सकते हैं कितना लंबा होता है। तो 1 किलोमीटर अगर ऊंचाई में आप देखते हैं तो 10 से 15 किलोमीटर कितनी ज्यादा ऊंचाई हो सकती है। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने तड़ित झंझा यानी कि थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन कैसे आता है, चक्रवात कैसे बनता है उसके बारे में जाना। अगले सेशन में हम और इसके बारे में कुछ तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मन लगा करके पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय।